गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 10 के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कारक। बच्चों, कारक जिस प्रकार से हम लोगों ने संज्ञा के विकार के रूप में लिंग वचन का अध्ययन किया, तो संज्ञा के विकार के रूप में जो उसका तीसरा भाग है वह है कारक। तो कारक पाठ में हम लोग यह जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं, परसर्ग या विभक्ति क्या होती है, कारक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कारक का क्या महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका पाठ है कारक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चों, पहले आप यह जानें कि कारक क्या होता है। तो वाक्य में जितने भी संज्ञा शब्द आते हैं, वे सब वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई वाक्य आपके सामने है तो उसमें जो भी संज्ञा शब्द आते हैं, वे किसी न किसी प्रकार से क्रिया से संबंधित होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए, आपका यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि मदन ने मीरा को किताब दी, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। तो यहाँ पे आप पहला वाक्य देखिए कि मदन ने मीरा को किताब दी। अब इसमें क्रिया क्या है? किताब दी। देना आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। और इस क्रिया को पूरा करने में जो तीन संज्ञाएं मदद कर रही हैं, वो हैं मदन, मीरा और किताब। तो दी जाने वाली वस्तु क्या है? किताब। जिस व्यक्ति को किताब देने की क्रिया हुई है वह है मीरा, और किताब देने का कार्य किया गया है मदन के द्वारा। तो मदन ने मीरा को किताब दी। यहाँ पे तीन संज्ञाएं किसी वाक्य को पूरा करने में, यह जो वाक्य हमने पढ़ा उसमें मदद कर रही हैं। इसलिए ये आपकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखिए, बच्चे ने चम्मच से दूध पिया। अब दूध पीना क्या हो गया? क्रिया हो गई। और इसको पूरा करने में सहयोग कौन दे रहा है? बच्चे, चम्मच और दूध। पी जाने वाली वस्तु क्या है? दूध है। और जिस साधन के द्वारा दूध पीने का कार्य किया जा रहा है वह क्या है? चम्मच। और दूध पीने वाला व्यक्ति कौन है? बच्चा। तीसरा उदाहरण देखिए, मगरमच्छ नदी से बाहर आया। अब यहाँ पे नदी से बाहर कौन आया? मगरमच्छ। मगरमच्छ जहाँ से बाहर आया वह क्या है? नदी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वाक्य में आने वाले प्रत्येक संज्ञा शब्द का
वाक्य की क्रिया के साथ कोई न कोई संबंध अवश्य होता है और व्याकरण की दृष्टि से इस संबंध को ही कारक कहते हैं। तो यहाँ पे आपके कारक की परिभाषा स्पष्ट हो गई कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए, परसर्ग या कारकीय चिन्ह वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया के बीच के इस संबंध को हिंदी में प्रायः ने, से, को, में, पर आदि परसर्गों से दिखाया जाता है। इन्हीं परसर्गों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। आइए देखते हैं कारक के भेद। कारक के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी में 8 प्रकार के कारक माने जाते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो कर्ता कारक क्रिया को करने वाली संज्ञा, जिस व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है। कर्म कारक जिस संज्ञा पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है। करण कारक वह संज्ञा जो क्रिया को करने में साधन बनती है। संप्रदान कारक जिस संज्ञा के लिए क्रिया होती हो। अपादान कारक जिस संज्ञा में अलग होने का भाव प्रकट होता है। अधिकरण कारक जो संज्ञा क्रिया के घटित होने का आधार बनती है। इसके बाद संबंध कारक और संबोधन कारक क्रिया से संबंध न बताकर 2 संज्ञाओं के बीच के संबंध को बताने वाला कारक संबंध कारक और वह संज्ञा जिसे वक्ता द्वारा संबोधित किया जाता है। तो आइए पहले हम लोग कर्ता कारक के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। कर्ता कारक बच्चों, कर्ता कारक का चिन्ह ने, से के द्वारा और शून्य ये आपके कर्ता कारक के चिन्ह होते हैं। कर्ता कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है तो वह संज्ञा कर्ता कारक कही जाती है। जैसे मान लीजिए सुशीला गीत गाती है। अब इसमें इस वाक्य में कर्ता कौन है? सुशीला। क्रिया क्या है? गाती है। और क्या गाती है? गीत गाती है। तो यहाँ पे देखिए आपके पाठ में दिया हुआ है कि बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, लड़कियाँ हंस रही हैं। तो पतंग उड़ाने की क्रिया करने वाली संज्ञा कौन है? पतंग कौन उड़ा रहे हैं? बच्चे। और हंसने की क्रिया कौन कर रही हैं? लड़कियाँ। तो इस प्रकार से वाक्य में संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह संज्ञा क्रिया करने का कार्य कर रही है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक के चिन्हों का प्रयोग। कर्ता कारक में किन चिन्हों का प्रयोग होता है? तो आइए देखते हैं। शून्य के रूप में लड़का सो रहा है, वह लिख रही है,
कुत्ता भौंक रहा है। किसानों ने फसल काट ली, सिपाही ने चोर को पकड़ लिया। बच्चों ने फिल्म नहीं देखी, बच्चे से लिखा नहीं जा रहा है और राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। तो ये आपके हुए कर्ता कारक के चिन्ह। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह होता है को। वाक्य की जिस संज्ञा पर क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता है वह संज्ञा कर्म कारक कही जाती है। जैसे माँ बच्चे को बुला रही है, उसने किताब फाड़ डाला। रवि को मथुरा जाना है, बच्चे तबला बजा रहे हैं। तो सिपाही ने चोर को पकड़ा। ये सारे आपको आपके क्या कौन से उदाहरण हैं? कर्म कारक के उदाहरण हैं। और कर्म कारक के कारकी चिन्हों का प्रयोग। लड़कियां चावल बीन रही हैं, वह गाना गा रहा है। यहाँ पे आपका को शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका कारकी चिन्हों का शून्य प्रयोग है। और उन्होंने मकानों को तोड़वा दिया। इन किताबों को ले जाइए, सारे कमरों को साफ कर दो। अगला आपका है करण कारक, कारकीय चिन्ह। करण का अर्थ है साधन, अर्थात वाक्य की क्रिया को पूरा करने में जो संज्ञा साधन का कार्य करती है वह करण कारक कही जाती है। कहने का अर्थ यह है कि करण कारक कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। करण कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग। बच्चे ने बोतल से दूध पिया, मुझे फ़ोन से सूचित करना है। पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाए। संप्रदान कारक। वाक्य की क्रिया जिस संज्ञा के लिए घटित होती है वह संज्ञा संप्रदान कारक में कही जाती है। जिसके लिए जब हम किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो पिताजी ने बच्चों के लिए फल लाए, हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया। तो किसी संज्ञा के लिए कोई कार्य करना संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक। अपादान कारक में वाक्य की क्रिया के द्वारा जिस संज्ञा से किसी अन्य संज्ञा का अलग होने का भाव प्रकट होता है वह संज्ञा अपादान कारक कही जाती है। अर्थात जहाँ पे एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से अलग होने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से है और अलग होने के अर्थ में यह प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, समुद्र से तेल निकाला जाएगा, वह नदी से पानी भर लाया, वह ट्रेन से बाहर आ गई। इन वाक्यों में अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है? अपादान कारक। आगे देखिए करण कारक और अपादान कारक में अंतर। बच्चों, करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से होता है, लेकिन करण कारक में वह साधन के रूप में प्रयोग होता है और अपादान कारक में अलग होने का भाव प्रकट होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यद्यपि करण कारक तथा अपादान कारक दोनों का ही कारकीय चिन्ह से है, तथापि दोनों में अंतर करके चलना चाहिए। करण कारक का से साधन का अर्थ देता है
जैसे बच्चा कलम से लिखता है, तो वहाँ पे कलम क्या हो गई? साधन हो गई। और अपादान कारक में पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो दोनों से का अर्थ अलग अलग है और दोनों में अंतर है। अगला देखिए, अधिकरण कारक। वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है, उस स्थान या समय का आधार बनने वाली संज्ञा अधिकरण कारक कही जाती है। अधिकरण कारक में स्थानवाची संज्ञा शब्दों के साथ में, पर, ऊपर, के भीतर, के पहले आदि कारकीय चिन्ह या परसर्ग लगते हैं। समय सूचक संज्ञाओं के साथ इन सभी परसर्गों के अलावा को परसर्ग भी लग सकता है। आइए उदाहरण देखें। अधिकरण कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग, जैसे बिल्ली रसोई में है, चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई है, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, वह मेज के ऊपर बैठा है, घर के भीतर कोई चोर है, वह शाम को आएगा, हम दिसंबर में शिमला जाएंगे, वह 3:25 पर पहुंचा। तो ये आपके अधिकरण कारक के चिन्हों के रूप में हैं और इससे वाक्य पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। अगला आपका है संबंध कारक। इसके चिन्ह हैं का, के, की, रा, रे, री। जहाँ किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ दिखाया जाता है, वहाँ वह संज्ञा संबंध कारक के रूप में होती है। संबंध कारक के कारकीय चिन्हों का प्रयोग, ये बच्चों की किताबें हैं, उसने कपड़े की दुकान खोली है, गर्मियों में पत्थरों का मकान बहुत गर्म हो जाता है, राम के सभी बेटे बहुत होशियार हैं, मेरी कमीज फट गई है, हमारी कहानियाँ पत्रिका में छपी हैं। तो इस प्रकार से ये था संबंध कारक का उदाहरण। और आगे देखिए संबोधन कारक। अरे, हे, रे, ओ। जब वाक्य में किसी संज्ञा का ध्यान आकर्षित किया जाए या उसे संबोधित किया जाए, तो वह संज्ञा संबोधन कारक में कही जाती है। जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए कोई बात करते हैं, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। जैसे हम कहते हैं, अरे दीपक इधर आओ, अरे लड़के इधर मत बैठ, हे भाई जरा इधर तो आना, हे छात्रों मन लगाकर पढ़ो, लड़कियों चाकू से मत खेलो। तो ये सब जब हम किसी को संबोधित करते हुए कोई बात कहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? संबोधन कारक। हमने क्या सीखा? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञाओं का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उस संबंध का नाम कारक है। यह संबंध इस आधार पर तय होता है कि वाक्य की संज्ञा कौन सा प्रकार्य कर रही है तथा क्रिया को पूरा करने में क्या सहयोग दे रही है। हिंदी में कुल 8 कारक माने गए हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध तथा संबोधन। प्रत्येक कारक को विभिन्न कारकीय चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ कारकीय चिन्ह एक से अधिक कारकों में प्रयुक्त हो सकते हैं। तो बच्चों, कारक के अंतर्गत हमने देखा कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक की विभक्तियाँ या परसर्ग किसे कहते हैं। तो एक बार फिर हम दोहराते हुए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं।
इस संबंध को प्रकट करने के लिए जिन शब्द चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारकीय चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहा जाता है। कर्ता जिसके लिए क्रिया करे या जिसे कोई वस्तु दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और जिस संज्ञा के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम वाक्यों का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। क्रिया के होने के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। और जब किसी को संबोधित करते हुए हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पे संबोधन कारक होता है। इस प्रकार से हमने करण और अपादान का अंतर भी समझा। करण और अपादान कारक का चिन्ह एक ही होता है, लेकिन करण कारक रूप में साधन के रूप में वह प्रयोग होता है और अपादान कारक में अलग होने का भाव होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से यह आपका पाठ था कारक। शेष आगे के पाठों में हम जानेंगे, सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। यह आपका पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।